हेलो बच्चों। फिर अपनी पोजीशन पर आऊंगा, फिर पीछे जाऊंगा, फिर पोजीशन, फिर आगे, फिर पोजीशन पर। छोटा होने की वजह से हम नेक्ड आई से उन्हें देख नहीं सकते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं है, नेक को ऊपर करके यहाँ से अपने फिंगर्स को नीचे लेके आए। तो जैसे ही आप अपने फिंगर्स को नीचे लेके आएंगे, आपको एक उठी हुई चीज दिखाई देगी, जैसे कि ये देखिए। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 1 2 3 माइक चेक। बच्चों क्या आप सभी को अब साउंड आ रहा है? हाँ, अब सभी लोगों को साउंड आ रहा है। तो चलिए बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है साउंड। बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम आपके क्लास 8 साइंस का चैप्टर 13 हम साउंड डिस्कस करने वाले हैं एक सिंगल शॉट में। तो बच्चों क्या आप सभी लोग तैयार हैं आपका अपना चैप्टर 13 साउंड डिस्कस करने के लिए? बच्चों आज इस चैप्टर में हम किस फ्लो में पढ़ेंगे, किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे, वो सारी चीजें एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आज हम बात करने वाले हैं इन सारे पॉइंट्स पर। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल और हम सीखेंगे इन सारे पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे साउंड क्या है। तो बच्चों जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, आपके घरों में जो खाना बनता है वो गैस पर बन रहा है। गैस सिलेंडर में क्या है? केमिकल गैस भरी हुई है, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे कि हमारा खाना पकता है। आप अभी जिस रूम में बैठकर ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको अपने फोन को चार्ज करने की जरूरत पड़ी होगी, लाइट ऑन कर रखा है आपने, फैन चल रहा है। तो वो सब कैसे पॉसिबल है? वो सब पॉसिबल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण। तो बच्चों जैसे कि हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती हैं, सेम वैसे ही साउंड एनर्जी होती है। तो साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म है ना बच्चों? साउंड भी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। फिर हम डिस्कस करेंगे हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस। मैं साउंड कैसे प्रोड्यूस कर रहा हूं, आप उसको कैसे सुन पा रहे होंगे। डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो हम इन सारी चीजों को देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो साउंड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कैसे होता है। आखिर वो कौन सी चीज होती है, कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि साउंड को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जाती है। फिर हम साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, उसके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को देखेंगे। और इस लेक्चर के एंड में हम बात करेंगे नॉइज क्या है और नॉइज पॉल्यूशन क्या है। आई थिंक आप सभी लोग इन सारे टर्म्स से फैमिलियर होंगे। जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। हाँ तो बच्चों हम देख रहे हैं साउंड अराउंड अस। बच्चों आप सभी लोगों ने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारी ऐसे सोर्सेज होते हैं जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे आपने देखा होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे वो गिटार हो, ढोलक हो या फिर हारमोनियम हो। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि बहुत ही प्लीजिंग, आरामदायक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। फिर बच्चों आप सभी ने देखा होगा कि जब कोई हमारी ओर चल के आता है तो हमें उसके पैरों की आवाज क्या होती है? सुनाई देती है। आपने देखा होगा कोई आपके घर पर आता है तो वो डोरबेल बजाता है। आपके स्कूल में जो लंच होता है, छुट्टी होती है, तो उस टाइम भी बेल बजाई जाती है। तो आखिर ये सब जो चीजें हैं ये कैसे हो रही हैं? अभी इन सारी चीजों को आपने देखा होगा आज तक, पर कभी सोचा है कि ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, हम इसे कैसे सुन पा रहे हैं? तो आज हम यही सब क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले बच्चों, जो साउंड है वो क्या करता है? साउंड हेल्प करता है हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि मैं अभी आपसे कुछ बोल रहा हूं, आप मेरी बातों को सुन के समझ पा रहे हैं। तो बच्चों कौन इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो है साउंड। अगर साउंड नहीं होता तो मैं सिर्फ अपनी बात बोलता, पर आप उसको सुन नहीं पाते, ना ही समझ पाते। तो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। बच्चों अब इन सारे साउंड्स को आपने देखा होगा अपने आसपास, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जहां से आपने साउंड सुना होगा। तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे। क्या होंगे वो क्वेश्चंस?
क्या होंगे बच्चों वो क्वेश्चंस? तो वो ये हो सकते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा फिर आप ये सोच रहे होंगे कि हम साउंड को कैसे सुनते हैं, हम साउंड को कैसे सुनते हैं, क्यों कुछ साउंड लाउडर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। साउंड कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, क्योंकि अभी मैं यहां पर साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं और बहुत दूर आप उस साउंड को सुन रहे हैं। और फिर आपने देखा होगा भीड़ में जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हम जब हमारा दोस्त हमसे दूर होता है तो हम चिल्लाते हैं, यानी हम लाउडर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो साउंड कैसे हमसे हमारे दोस्त तक ट्रैवल करके जाता है और उसे बताता है कि हम उसे बुला रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे। तो हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल। तो आराम से बैठ जाइए, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उनको नोट करते जाइए। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। हमने देख लिया साउंड क्या है, साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? तो बच्चों साउंड प्रोड्यूस होता है बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी अगर कोई बॉडी है जो कि वाइब्रेट कर रही है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। सर ये वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन क्या होता है? यहां पर डेफिनेशन लिखी है, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। नहीं आया समझ में डेफिनेशन से? कोई बात नहीं, सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर ये क्या है, एक मीडियम है, उसके कुछ पार्टिकल हैं, ठीक है। एक मीडियम का कुछ पार्टिकल है जो कि यहां पर अरेंज हुए हैं। अब बच्चों क्या है, हमें पता है हर एक चीज स्टेबल रहना चाहती है। जैसे कि आप रहना चाहते हैं, मैं रहना चाहता हूं, तो वैसे ही इस यूनिवर्स में हर एक चीज स्टेबल रहना चाहती है। बट अगर उसे कोई डिस्टर्ब कर दे, कोई आउटर एनर्जी सोर्स का यूज करके अगर डिस्टर्ब कर दे तो उस सिस्टम में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, आपको कोई डांट दे, आपको कोई बोले और पढ़ो, तो क्या होता है, आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हमें क्या करती है, हमारे ऊपर एनर्जी अप्लाई करती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। सिमिलरली अगर इस सिस्टम को मैं क्या करूं बच्चों, ये एक सिस्टम है जिसमें ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर मैं इस सिस्टम को आउटर सोर्स से एनर्जी सप्लाई करूं, तो क्या होगा इस सिस्टम में? इनिशियली बच्चों इस सिस्टम में जो पार्टिकल हैं वो क्या है, स्टेबल कंडीशन में है, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट जैसे ही मैं एनर्जी सप्लाई करूंगा इस सिस्टम में तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है बच्चों, ये पार्टिकल क्या होगा, इनको एक्सेस एनर्जी मिलने लगेगी। तो उस एनर्जी को रिमूव करके ये लोग वापस स्टेबल होना चाहेंगे। तो उस एनर्जी को रिमूव कैसे करेंगे? उस एनर्जी को रिमूव करने के लिए ये जो पार्टिकल है अपने आस पास के पार्टिकल से जाके टकराएंगे, इससे टकराएंगे, ये इससे टकराएगा, ये एक दूसरे से क्या करने लगेंगे बच्चों, टकराने लगेंगे, आपस में जाके कोलाइड होने लगेंगे। तो आपस में जब टकराएंगे तो क्या होगा, इनके पास जो एक्सेस एनर्जी है वो रिमूव होगी और इनकी एनर्जी लेवल डिक्रीज होने लगेगा और फिर से ये स्टेबल हो जाएंगे। जैसे कि आप सभी लोग जब डिस्टर्ब होते हैं, यानी आपको जब मम्मी पापा गुस्सा करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग दोस्तों के साथ जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो आपका जो माइंड है वो स्टेबल हो जाता है वापस। बट जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। यानी यहां पर कोई भी एक पार्टिकल है, जैसे हम बात करें इस पार्टिकल की, तो ये पार्टिकल आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। यानी वो अपनी पोजीशन, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में टू यानी आगे और फ्रो यानी आगे और पीछे मोशन करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये मेरी मीन पोजीशन है, तो मैं आगे जाऊंगा, फिर अपनी पोजीशन पर आऊंगा, फिर पीछे जाऊंगा, फिर पोजीशन, फिर आगे, फिर पोजीशन पर और फिर पीछे। तो बच्चों ये जो मेरा मोशन हुआ इसे हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट।
जैसे कि मैं आपको करके बताता हूं, मैं अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूं, वाइब्रेट कर रहा हूं बच्चों। क्यों? क्योंकि मैं हिल रहा हूं, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हूं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि टू एंड फ्रो मोशन करता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है या फिर वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन क्या होता है आप चाहे तो एक एग्जांपल से करके देख सकते हैं। आपके पास जो स्टील का स्केल है या फिर प्लास्टिक की स्केल है, उस स्केल को लीजिए और थोड़ा सा इलोंगेट करके उसको ऐसे छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली ऐसे मूव करने लगेगा, यानी वो वाइब्रेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग, एक बार आगे पीछे यानी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जो कि वाइब्रेट कर रही है वो ही साउंड प्रोड्यूस करेगी। ओके, जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं, जब हम बात करते हैं तो हमारी बात हमारे दोस्त को जो कि हमसे कुछ दूर पर खड़ा है उसको कैसे सुनाई देगी। तो जैसे यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं और यहां पर आप लोग खड़े हुए हैं, यानी यहां पर हमारा दोस्त अमित खड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं हूं और यहां पर मेरा दोस्त अमित खड़ा हुआ है। मैं यहां से बोलता हूं, यहां से मैं बोल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर जो एनर्जी थी, जो मैंने खाना खाया था, जिससे मुझे एनर्जी मिली थी, मैं उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूं साउंड एनर्जी में। मैं साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो यहां मेरे और अमित के बीच में जो एयर प्रेजेंट है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, यानी वहां पर मैं डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूं। तो एनर्जी जब मैं इन पार्टिकल्स को दूंगा तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट, यानी वो खुद मूवमेंट नहीं करेंगे बट एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। इस वजह से हमें एक वेव बनती हुई दिखाई दे रही है, एक वेव बनती हुई दिखाई देगी, और वही वेव मेरे यहां से जो एनर्जी मैंने प्रोड्यूस की उस एनर्जी को कैरी करके अमित के ईयर्स तक उस एनर्जी को लेके जाएगी, जिसकी वजह से अमित को यह सुनाई देगा कि मैं उससे कुछ कहना चाहता हूं। तो बच्चों समझ में आया आपको कैसे फंक्शन करता है वर्क, कैसे फंक्शन करता है साउंड, कैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है वो ऑब्जेक्ट जो कि वाइब्रेट कर रहा है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों आपने यहां पर देख सकते हैं, आपने किया भी होगा। आप एक रबर बैंड को लीजिए अपने हाथों में और उसको दोनों फिंगर्स में लगा के उसको स्ट्रेच कीजिए। उसको स्ट्रेच करने के बाद किसी से, अपने फ्रेंड से बोलिए कि उस रबर बैंड को वो एक बार पकड़े और छोड़ दे, यानी जब वो उस रबर बैंड को स्ट्रेच करके वापस छोड़ेगा तो रबर बैंड क्या होगा, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग, अपनी पोजीशन के अलोंग क्या करेगा, वो टू एंड फ्रो। ये देखिए यहां पर ये वाइब्रेट कर रहा है, एक बार आगे एक बार पीछे, तो इसकी वजह से आपने देखा होगा साउंड प्रोड्यूस होता है। आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं। फिर आपने देखा होगा जब आप किसी मेटल के बर्तन को लेकर उस पर चम्मच से मारते हैं तो साउंड क्रिएट होता है। और आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो जो प्लेट है, वो जो बर्तन है, वो क्या है, वाइब्रेट करता रहता है, यानी वो हिलता रहता है। फिर आप एक ग्लास में पानी भरिए, उस ग्लास पर धीरे से हल्के से किसी स्टिक से टच कीजिए तो आप देखेंगे उस वाटर में, जो ग्लास के अंदर वाटर रखा है, वहां पर वेव्स जनरेट हो रही हैं, वेव्स क्रिएट हो रही हैं, यानी वाइब्रेशन के कारण वेव्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप ऐसा देख सकते हैं। तो बच्चों कंक्लूजन क्या निकला इन सारे एग्जांपल से? तो इन सारे एग्जांपल से कंक्लूजन ये निकला कि वो बॉडी जो कि वाइब्रेट करेगी वही बॉडी साउंड प्रोड्यूस करेगी, है ना? समझ में आया बच्चों आप सभी को? यानी साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ओके, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं यहां पर बच्चों, उन इंस्ट्रूमेंट का वो कौन सा पार्ट है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कि वीणा में कौन साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसकी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है, जो स्ट्रिंग होती है उस स्ट्रिंग पर
जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो टू एंड फ्रो मोशन करती है, यानी वो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देता है। वैसे ही कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यहां पर लिखे हुए हैं, उनके जो वाइब्रेटिंग पार्ट हैं वो भी दिए गए हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और आप इसके अलावा भी जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप जानते हो, आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं कि कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये हैं और उनका जो वाइब्रेटिंग पार्ट ये रहा। ठीक है बच्चों, तो उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें बच्चों, तो कुछ वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल में हमने देखा था, एक ग्लास ऑफ वाटर था, उस ग्लास ऑफ वाटर में जो पानी रखा था बच्चों, उस पानी में क्या हो रहा था, उस पानी में वेव्स जनरेट हो रही थी। जैसे ही मैंने इस ग्लास को किसी स्टिक से मारा तो क्या हुआ, वाइब्रेशन के कारण अंदर भरे पानी में वेव्स जनरेट हो रही थी। तो इस वाइब्रेशन को तो मैं देख पा रहा हूं क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था, बट कुछ ऐसे वाइब्रेशंस भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होने की वजह से हम नेक्ड आई से उन्हें देख नहीं सकते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि हर वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करेगी और उसे हम सुन लेंगे, यानी वो साउंड प्रोड्यूस तो हो रहा है बट इतना नहीं होगा कि हमारे ईयर्स उनको सुन सकें। ठीक है बच्चों, तो कुछ वाइब्रेशन को हम देख सकते हैं, बाकी कुछ ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं। ओके, चलते हैं आगे हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन होता है बच्चों, ह्यूमन बींग्स साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों हमारी जो बॉडी है, अगर आप अपनी नेक को ऊपर करके यहां से अपने फिंगर्स को नीचे लेके आए, तो जैसे ही आप अपने फिंगर्स को नीचे लेके आएंगे आपको एक उठी हुई चीज दिखाई देगी। जैसे कि ये देखिए, ये जो है ये क्या है, ये मेरा वॉइस बॉक्स है जिसे लैरिंक्स कहा जाता है। ये मेरा वॉइस बॉक्स है। सभी इंसान जो कि बोल सकते हैं उनकी बॉडी में ये वॉइस बॉक्स होता है। अब ये काम कैसे करता है, तो बच्चों इस वॉइस बॉक्स में दो वोकल कॉर्ड होती हैं और इन वोकल कॉर्ड्स के बीच में एक पतली सी स्लिट होती है। स्लिट यानी एक स्पेस होता है, एक जगह होती है। अब बच्चों होता क्या है कि जब हमारे लंग्स से हवा इस स्लिट के थ्रू होती हुई जाती है, तो जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो आसपास वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वो वाइब्रेट होने लगती हैं और उसी वाइब्रेशन के कारण जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप इसके एग्जाम्पल को चाहें, अगर आप ऐसा करना चाहें, देखना चाहें कि कैसे होता है, तो आप दो पतले पेपर्स लीजिए। आप जो पॉलिथीन होती है ना पतली, उनको लीजिए। दो पॉलिथीन को आपस में एकदम चिपका लीजिए, उनके बीच में बहुत कम गैप रखिए, उसको अपने मुंह के बीच में रखिए और उसमें हवा छोड़िए, तो आप देखेंगे उसमें से आवाज प्रोड्यूस हो रही है। तो सेम वैसा ही होता है, जब हमारे लंग्स से हवा स्लिट में जाती है, कहां, तो दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों ये मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में। ह्यूमन बीइंग्स इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में हल्की सी जगह होती है जहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम बात करते हैं मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। बच्चों साउंड तो हो गया, हमने देखा क्या है, साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है। फिर हमने देखा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हर वो बॉडी जो कि वाइब्रेट करेगी वही साउंड प्रोड्यूस करती है। बट साउंड कभी क्या होता है, कम फ्रीक्वेंसी का होता है, कम एम्पलीट्यूड का होता है, तो वो हमें सुनाई नहीं देता है, कभी हमें सुनाई देता है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कब सुनाई देता है और कब नहीं। अब हम बात करने वाले हैं मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, यानी जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। जैसे कि बच्चों मैं अभी यहां पर हूं, मैं यहां से चिल्ला के बोल रहा हूं अपने दोस्त को जो कि मुझसे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, तो उसको मेरी आवाज सुनाई देगी। पर ऐसा कैसे हो रहा है, क्या साउंड के प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है या फिर विदाउट मीडियम भी साउंड प्रोपेगेट कर सकता है। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा कि जो साउंड है वो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, यानी जब पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं
तो अब तभी साउंड का प्रोडक्शन होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि साउंड यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी यहां पर सोर्स है और यहां पर रिसीवर है। तो बच्चों सोर्स जब साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उस प्रोड्यूस साउंड को रिसीवर क्या करेगा, कैच करेगा। पर यहां से सोर्स से रिसीवर तक जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट कैसे होगी। अब बच्चों आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जोमेटो या फिर स्विगी या फिर जो भी ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, आपने जिनके भी नाम सुने होंगे, उनमें से आप कोई भी एक पिक कर सकते हैं एग्जांपल के लिए। हम सिर्फ यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हमें कोई चीज ऑर्डर करनी है, हमें कोई चीज ऑर्डर करनी है, जैसे आपको पिज्जा खाना है, आपको बर्गर खाना है। तो प्रोसीजर क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने फोन से। ऑर्डर प्लेस करने से क्या होता है, वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है। अब क्या होता है बच्चों, एक डिलीवरी बॉय होता है, एक डिलीवरी बॉय होता है जो कि क्या करता है, तो उस दुकान से जहां से आपने ऑर्डर प्लेस किया है वो डिलीवरी बॉय उस दुकान पर जाता है, यानी सोर्स पर जाता है। सोर्स पर जाता है, वहां से वो पैकेट को जो भी आपने ऑर्डर किया है, चाहे वो बर्गर हो या पिज्जा, उसको कलेक्ट करता है, उसको कलेक्ट करता है और ले जाके वो डिलीवर कर देता है अपने रिसीवर को, यानी आपको वो डिलीवर कर देता है। तो बच्चों हुआ क्या एक्चुअल में, यहां पर सोर्स में आपने रिक्वायरमेंट बताई, वहां से एक कैरियर आया जिसे हम डिलीवरी बॉय बोलते हैं, उसने आपके प्रोडक्ट को उठाया और ले जाके आपको डिलीवर कर दिया, है ना बच्चों। यही प्रोसेस हुई यहां पर, है ना। अब हम अगर हम बात करें आवाज साउंड की, तो बच्चों यहां पर सोर्स क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस एनर्जी को सोर्स से रिसीवर तक ले जाने के लिए भी एक कैरियर चाहिए, एक डिलीवरी बॉय चाहिए। और वो डिलीवरी बॉय का काम कौन करता है, तो वो करते हैं मीडियम में प्रेजेंट पार्टिकल्स। मीडियम में प्रेजेंट पार्टिकल्स काम करते हैं एनर्जी कैरियर का, एनर्जी कैरियर का, यानी वही पार्टिकल्स जो कि मीडियम में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सोर्स से एनर्जी को कैरी करके उसे रिसीवर तक पहुंचाते हैं। तो आई होप आपको इस छोटे से एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि जो साउंड है उसको प्रोपगेट होने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मीडियम में ही उसे मिलते हैं वो पार्टिकल्स जो कि एनर्जी को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। यानी क्वेश्चन अगर आपसे यह पूछा जाए कि क्या वैक्यूम में साउंड प्रोपेगेट हो सकता है, तो आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि वैक्यूम होता क्या है बच्चों, वैक्यूम वो इस जगह होती है जहां पर एयर भी प्रेजेंट ना हो, जहां पर एयर भी प्रेजेंट ना हो। इसका मतलब वैक्यूम में कोई पार्टिकल है ही नहीं, कोई एनर्जी कैरियर है ही नहीं। तो जब पार्टिकल ही नहीं होगा एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए, तो वहां पर एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होगी और साउंड सुनाई नहीं देगा। यही कारण है कि मून पर अगर आप अपने दोस्त से चिल्ला के बात करेंगे तो भी वो सुनाई नहीं देगा, उसको वो नहीं सुन पाएगा, क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर की एब्सेंस में वहां पर एयर और डस्ट पार्टिकल नहीं है जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर पर हैं। तो बच्चों यही कारण होता है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है बच्चों, मीडियम रिक्वायरमेंट होती है मीडियम की साउंड के प्रोपेगेशन के लिए, वैक्यूम में साउंड प्रोपेगेट नहीं हो सकता है। अब कौन से मीडियम में साउंड प्रोपेगेट होता है, सिर्फ गैसेस में होता है, लिक्विड में होता है, या फिर एयर में भी, या फिर सॉलिड में भी होता है। तो बच्चों हर एक मीडियम, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, सारे मीडियम्स में साउंड प्रोपेगेट करता है। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, हाँ तो बच्चों एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि जो साउंड है वो लिक्विड और सॉलिड में कैसे प्रोपेगेट करता है। यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, बकेट में वाटर फिल किया हमने, उस बकेट में वाटर फिल करके अपने हाथ में एक बेल ली, उस बेल को बकेट के जो सरफेस है उससे कुछ ऊंचाई पर रख के जब हम बेल बजाएंगे और अपने ईयर्स को वाटर के करीब लाएंगे तो हम देखेंगे हमें साउंड सुनाई दे रहा है। इसका मतलब जो साउंड है वो लिक्विड में भी प्रोपेगेट होता है। और बच्चों यही कारण है कि जो डॉल्फिन और व्हेल्स होती हैं वो पानी के अंदर ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं।
अब हम बात करें बच्चों, क्या सॉलिड में साउंड प्रोपेगेट हो सकता है? तो हाँ, सॉलिड में साउंड प्रोपेगेट हो सकता है। कैसे? तो आप अपने किसी दोस्त के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अपना जो सर है उस टेबल पर, किसी एक टेबल पर रखिए और अपने दोस्त से बोलिए कि वो उस टेबल के दूसरे एंड पर नॉक करे और फिर देखिए आपको क्या आवाज सुनाई दे रही है। अगर हाँ, तो इसका मतलब जो साउंड है वो सॉलिड में भी प्रोपेगेट हो जाता है। और बच्चों, अगर हम बात करें स्पीड ऑफ साउंड, तो वो किस मीडियम में ज्यादा होगी? गैस, लिक्विड और हम बात करें सॉलिड। गैस, लिक्विड और सॉलिड, तो स्पीड ऑफ साउंड इनमें से किस मीडियम में ज्यादा होगी और क्यों? तो बच्चों, अगर हम बात करें तो जो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी कैरियर होते हैं, वो क्या है? दूर दूर है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में भी वो दूर दूर है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो बच्चों, जिसमें एनर्जी कैरियर पास पास होंगे वो एनर्जी को उतनी ही एफिशिएंटली ट्रांसमिट कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। और यही कारण है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो गैसेस से ज्यादा लिक्विड में होती है और लिक्विड से ज्यादा सॉलिड में होती है। क्योंकि अगर हम बात करें पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की, तो जो पार्टिकल्स हैं वो यहां से यहां जब हम आएंगे तो उनका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? प्रॉपर होता जाएगा, यानी पार्टिकल पास पास आते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमने देख लिया कि जो साउंड है उसको प्रोपेगेट होने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मीडियम में ही प्रोपेगेट कर सकता है, क्योंकि मीडियम में हमें पार्टिकल्स मिलते हैं जो कि एनर्जी को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। हम आगे बात करते हैं वी हियर साउंड्स थ्रू आवर ईयर्स, यानी हम साउंड कैसे सुनते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारे ईयर का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारा आउटर ईयर, और ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा हमारा इनर ईयर। अब बच्चों होता क्या है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरी आवाज कैसे सुन पा रहे हैं? तो बच्चों, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं, मेरे अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं साउंड एनर्जी में, जिसकी वजह से जो मीडियम है, यानी जो गैसियस मीडियम है, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, और डिस्टरबेंस क्रिएट होने की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और वो वेव्स के फॉर्म में आगे जा रहा है, जो कि आपके ईयर में एंटर करेगा। आपके ईयर्स में एंटर किया, क्या एंटर किया बच्चों? तो जो डिस्टरबेंस मैंने क्रिएट किया था, वो डिस्टरबेंस आपके ईयर में एंटर करता है, वो वाइब्रेशन एंटर करती है और वो जाके आपके ईयर्स में जो ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, ईयर ड्रम में जब वाइब्रेशन पहुंचती है तो वो ईयर ड्रम क्या होता है? वाइब्रेट करने लगता है। जो साउंड की वाइब्रेशन मैंने प्रोड्यूस की है वो वाइब्रेशन आपके ईयर के अंदर प्रोड्यूस ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है, तो आपका ईयर ड्रम टू एंड फ्रो आगे और पीछे की ओर मोशन करने लगता है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ है वो अब जाता है, ईयर ड्रम में प्रोड्यूस वाइब्रेशन आपके इनर ईयर में जाता है, और इनर ईयर से वो सिग्नल जाता है ब्रेन तक। इनर ईयर से सिग्नल ब्रेन तक जाता है और हम चीजों को सुन पाते हैं। तो बच्चों ये सिंपल सी प्रोसेस होती है कि हम साउंड को कैसे सुन पाते हैं। हमारे ईयर्स में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से क्या होता है? साउंड आता है, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है, उससे सिग्नल इनर ईयर में जाता है, और इनर ईयर से सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन्स तक, और हम चीजों को सुन पाते हैं। ये रहा फ्लो डायग्राम। सबसे पहले आउटर ईयर में साउंड आता है बच्चों, फिर आउटर ईयर में जो साउंड है वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, वहां से जो वाइब्रेशन होती हैं वो वाइब्रेशन जाती हैं इनर ईयर तक जाती हैं, और इनर ईयर से सिग्नल जाता है ब्रेन तक, और फाइनली ब्रेन तक जब वो सिग्नल पहुंच जाता है तो हमें जो चीजें होती हैं वो सुनाई देती हैं और हम उन्हें समझ पाते हैं। तो ये है बच्चों हमारे ईयर का स्ट्रक्चर, और ये सिंपल एक फ्लो डायग्राम है जो कि हमें बताता है हम चीजों को कैसे सुन पाते हैं, हम साउंड को कैसे सुन पाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है
सुनने की। अब हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जैसे कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये क्या होते हैं। तो हम बात करें अगर एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो बच्चों आपको याद हो हमने बात की थी टू एंड फ्रो मोशन की, टू एंड फ्रो मोशन की, यानी जब हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग टू एंड फ्रो मोशन कर रहे थे। तो एम्पलीट्यूड क्या है। तो बच्चों एम्पलीट्यूड हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो टू एंड फ्रो मोशन है पार्टिकल का, वो अपनी मेन पोजीशन से कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक आगे जाता है और कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक पीछे आता है, वो कहलाता है उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड। जैसे कि यहां पर एक पार्टिकल है, ये इस पार्टिकल की मीन पोजीशन है, इस पार्टिकल की मीन पोजीशन है, मैं इस पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जिसकी वजह से ये पार्टिकल यहां पर पहुंचता है, फिर वापस रिटर्न अपनी इनिशियल पोजीशन पर आता है और यहां पर आता है। तो बच्चों हो क्या रहा है, पार्टिकल को जब एनर्जी दी गई तो वो आगे की ओर गया, फिर अपनी पोजीशन पर आया, फिर पीछे की ओर आया, फिर पोजीशन पर, आगे पीछे, यानी वो आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करने लगा। तो बच्चों मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल ने कवर की, उसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। यानी अगर मैं डेफिनेशन दूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। यानी किसी भी पार्टिकल की मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है उसे ही हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। अब बच्चों हम जितनी ज्यादा एनर्जी हम क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे मीडियम में, उतनी ही ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही बड़ा एम्पलीट्यूड, उतना ही बड़ा एम्पलीट्यूड, क्योंकि एनर्जी और एम्पलीट्यूड में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको एम्पलीट्यूड समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम कितनी डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, कवर कर रहा है, उसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। हाँ तो बच्चों हमने देख लिया एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। तो बच्चों टाइम पीरियड वो टाइम होता है जो कि एक पार्टिकल को पूरा कंप्लीट एक रेवोल्यूशन लगाने में लगता है। यानी पार्टिकल को यहां से स्टार्ट होके यहां पर जाने, फिर मीन पोजीशन पर आने, फिर यहां जाने और वापस यहां आने पर जो टाइम लगता है, यानी जहां से उसने स्टार्ट किया था उतना वापस उसी पोजीशन पर आने पे जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर ये मेरी मीन पोजीशन है तो मैं पहले आगे गया, फिर अपनी पोजीशन पर आया, फिर पीछे गया, फिर अपनी पोजीशन पर आया, तो इतना करने में जो मुझे टाइम लगा उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्योंकि जो टू एंड फ्रो मोशन होता है बच्चों उसे ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है, टू एंड फ्रो मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। तो आई होप कि आपको टाइम पीरियड भी समझ आ गया होगा। टाइम पीरियड यानी वो टाइम जो कि एक पार्टिकल को पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाने में लगता है, यानी अपनी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होके आगे, फिर पीछे और फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पर आने में जो टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो बच्चों एक सेकंड में एक पार्टिकल कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है उसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। जैसे कि ये टू एंड फ्रो मोशन है, तो यहां से स्टार्ट होके, ये मीन पोजीशन से स्टार्ट होके आगे जाना, फिर वापस पीछे आना और फिर वापस मीन पोजीशन पर जाना। तो बच्चों ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ये बताती है कि एक सेकंड में पार्टिकल ने कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन किए। अगर जो पार्टिकल है वो एक सेकंड में 5 बार पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेगा तो हम कहेंगे उस पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5। ठीक है बच्चों, समझ में आया फ्रीक्वेंसी। यहां पर लिखा है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन एंड दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेशन को ही ऑसिलेटरी मोशन
कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। और जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है बच्चों हर्ट्ज, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है एच जेड से। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया आपको? कुछ कैरेक्टरिस्टिक साउंड की, जैसे कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर में। तो इन सारे टर्म्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम आगे। अब जो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी होती है, ये किसी भी साउंड की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें डिफरेंशिएट करना बताती हैं। इनकी हेल्प से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो साउंड है वो अलग अलग सोर्सेस से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब बच्चों जो लाउडनेस है, अब लाउडनेस एक नया फैक्टर आ गया। लाउडनेस क्या है? तो बच्चों आपने देखा होगा कोई इंसान बोल रहा है तो वो काफी तेज उसकी आवाज है, किसी की काफी स्लो है। जैसे कि अभी मैं बात करूं तो लाउडनेस, अभी मैं बहुत तेज बोल रहा हूं और अब मेरी आवाज सुनिएगा। हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं साउंड, तो यहां पर क्या हुआ? मेरी जो साउंड है उसकी लाउडनेस कम हो गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? तो बच्चों पहले जो मेरी एम्पलीट्यूड था मैं उसे एक वेव के फॉर्म में कन्वर्ट करके बताता हूं। जो वेव है, पहले तो आपको मैं बता दूं बच्चों वेव क्या होता है। व्हाट इज वेव? तो बच्चों अगर किसी मीडियम में मैं डिस्टरबेंस क्रिएट करता हूं और उस मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसमिट हो जाए विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, तो उसे हम कहते हैं वेव। यानी एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसमिट होना विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज नोन एज वेव। ठीक है बच्चों, तो हम बात करें, अगर मैं यहां पर एक वेव फॉर्म करूं, यहां पर ये टाइम है और ये है वेव लेंथ। तो बच्चों हम बात कर रहे थे लाउडनेस की। यहां पर देखिए ये जो क्या है, एक साउंड प्रोड्यूस किया मैंने। ये कैसा साउंड है? सॉफ्ट साउंड है, सॉफ्ट साउंड है। ये सॉफ्ट साउंड क्यों है? क्योंकि बच्चों यहां पर जो एम्पलीट्यूड है पार्टिकल्स का वो क्या है? कम है। एम्पलीट्यूड क्या हो गया? ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से जो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम डिस्टेंस है वो इतनी हो रही है, ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड, ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड। अब हम बात करें तो एम्पलीट्यूड कम है, यानी जो लाउडनेस थी साउंड की वो भी कम है। अब अगर हम एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें, इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है, अब वो देखिए वो कैसा हो गया बच्चों? वो बढ़ गया है। यहां पर वेवलेंथ और ये है टाइम। अब हम बात करें बच्चों तो ये देखिए एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, तो ये कौन सा वेव है? ये हो जाएगा लाउडर, ये हो जाएगा लाउडर साउंड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ है। तो बच्चों लाउडनेस और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है? वो ये रिलेशन होता है, अगर एम्पलीट्यूड कम तो जो लाउडनेस है वो कम होगी, जिसे हम सॉफ्ट साउंड बोलेंगे। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस ज्यादा होगी। तो बच्चों लाउडनेस क्या है? तो लाउडनेस सिंपल सा हम कह सकते हैं कि हम मीडियम में कितनी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। जितनी ज्यादा डिस्टरबेंस उतने ज्यादा एम्पलीट्यूड और उतनी ही ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, तो लाउडनेस जो है उसे किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है? उसे एक्सप्रेस किया जाता है डेसिबल में। यहां पर कुछ आपको साउंड दिए हैं और उनकी लाउडनेस दी है। जैसे कि हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी वाइब्रेशन होता है हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है 10 डेसिबल का। जैसे सॉफ्ट विस्पर 30 डेसिबल, नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसा कि मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं अभी 60 डेसिबल का जो लाउडनेस है वो प्रोड्यूस कर रहा हूं। बिजी ट्रैफिक में 70 और एवरेज जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां पर 80 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। और बच्चों अगर कहीं पर 80 डेसिबल से ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और हम उस साउंड को कंटिन्यूअसली सुन रहे हैं तो वो हमारी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट करता है, वो हमारी फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट करता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए क्या करता है? हार्मफुल होता है।
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी हमने देख लिया, एक सेकंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है जो वेव, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा पिच उतनी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी जितनी कम पिच उतनी कम। ये देखिए बच्चों, यहां पर अगर हम देखें तो जो वेव फॉर्म हो रही है उनमें क्या है, गैप है, वो दूर दूर है। तो यहां पर हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कम है और पिच कम है। फ्रीक्वेंसी एंड पिच यहां पर दोनों कम है। पर अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर फ्रीक्वेंसी एंड पिच दोनों ही ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी और पिच एक दूसरे पर डिपेंडेंट करते हैं। पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अब आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बड़े लोग होते हैं, उनकी आवाज में क्या होता है, अलग होती है। जो छोटे बच्चों की आवाज होती है वो थोड़ी सॉफ्ट, थोड़ी नरम, उनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है। बट हमारी बात करें जो बड़े लोग होते हैं, उनके जैसे कि आप सभी हैं, आपकी आवाज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है ना, क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। आप कम फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू अ बेबी। अब बच्चों, आपने देखा होगा कि जो मैन, वुमेन और बच्चे होते हैं, उनके साउंड की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वोकल कॉर्ड होता है मैन में जो वोकल कॉर्ड होता है वो होता है 20 mm का, वहीं फीमेल का जो वोकल कॉर्ड होता है वो होता है 15 mm का, और बच्चों का काफी शॉर्ट होता है। बच्चों की में जो वोकल कॉर्ड होता है वो काफी शॉर्ट होता है। इस वजह से जो मैन, वुमेन और चाइल्ड होते हैं वो अलग अलग आवाज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मैन जो है वो ज्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू वुमेन, है ना बच्चों। तो ये होता है फैक्टर, ये होता है रीजन। आगे चलते हैं हम। यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें पूछा गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी एक ऑब्जेक्ट है जो कि 1 सेकेंड में 20 टाइम ऑसिलेट हो रहा है, यानी इसने 20 रेवोल्यूशन कंप्लीट किए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मैंने आपको बताया है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब हम बात करेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। क्या होता है ऑडिबल? तो बच्चों, नाम से समझ में आ रहा है, ऑडिबल साउंड यानी वो रेंज जहां पर हम साउंड को सुन सकते हैं, यानी हमारे ईयर सेंसिटिव होते हैं उतने रेंज के साउंड के लिए। यानी एक लिमिट होती है बच्चों, एक रेंज होती है, यानी इस रेंज के अंदर जो भी साउंड आता है, यानी जो भी साउंड की फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आती है, उसे कहते हैं हम ऑडिबल साउंड। और वो रेंज होती क्या है? वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यानी इस फ्रीक्वेंसी की साउंड को जो ह्यूमन ईयर है वो सुन सकते हैं, ना ही 20 हर्ट्ज से कम और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी वाली आवाज को हम सुन पाते हैं। इसलिए इस रेंज में आने वाली सारे साउंड को हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। यानी इस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो आवाज प्रोड्यूस होती है उसे हम सुन सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑडिबल साउंड। अब हम बात करें बच्चों इनऑडिबल की, तो वो 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। तो वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, उसे हम कहते हैं इनऑडिबल साउंड। बट बच्चों, अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग के अलावा दूसरे एनिमल्स की जो कि अर्थ पर हैं, तो वो इन रेंज से यानी 20 हर्ट्ज से कम आवाज सुनने वाले भी एनिमल्स होते हैं, और 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होती है उनको सुनने वाले भी एनिमल्स होते हैं। जैसे कि ये डॉग 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवाज को सुन सकता है। वहीं अगर हम बात करें जो हिप्पो और डॉल्फिन्स होती हैं, वो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अब बच्चों, देखा होगा, आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड क्या होता है कि कभी कोई डॉक्टर के पास जाता है, उससे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर उसे रिकमेंड करता है अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड में जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा,
और इसी साउंड का यूज करके हमारी बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मलिटी होती है उसका चेक किया जाता है। आपने देखा होगा एक मशीन होती है ऐसे, जिस भी हमारे बॉडी पार्ट का अल्ट्रासाउंड करना होता है, जैसे स्टमक का करना है तो उस पे पहले एक लिक्विड जेल लगा के और मशीन को उस पे घुमाया जाता है, एक हैंडल होता है उसको घुमाया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं वो चीजें पता चल जाती हैं, उनका हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करें बच्चों नॉइस एंड म्यूजिक। नॉइस एंड म्यूजिक इनमें क्या डिफरेंस है? तो बच्चों नॉइस मतलब वो साउंड जो कि हमारे लिए अनप्लीजेंट है यानी जिन्हें सुनकर हमें अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो इसमें प्रोड्यूस होने वाला जो साउंड है वो हमारे लिए अनप्लीजेंट होता है, यानी उसको सुन के क्या होता है, हमारे सर में दर्द होने लगता है, हमें इरिटेशन होता है। तो वो जो साउंड है वो कोई सा भी साउंड हो सकता है, वो कोई भी साउंड जो कि आपको अनप्लीजेंट लगे, जो कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब करे, उसे हम कहते हैं नॉइस। वहीं अगर हम बात करें म्यूजिक क्या है, तो म्यूजिक वो साउंड है जो कि हमारे कानों के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, वो प्लीजिंग टू आवर ईयर्स होता है, यानी उसको सुन के हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, उसको सुन के हमें अच्छा लगता है, तो उससे हम बोलेंगे म्यूजिक। तो बच्चों वो साउंड जो कि हमें सुन के अच्छा लगता है उसे हम म्यूजिक कहते हैं, जबकि वो अनप्लीजेंट साउंड जिसे सुनकर हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अनप्लीजेंट साउंड। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल से देख सकते हैं बच्चों। आगे अगर हम बात करें नॉइस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है? आपको पता है पॉल्यूशन क्या होता है? जब कोई भी चीज एक्सेस क्वांटिटी में हो जाए तो उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है एयर पॉल्यूशन, जब एनवायरनमेंट में जो हार्मफुल गैसेस हैं वो एक्सेस क्वांटिटी में हो जाए तो उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली वैसा ही होता है नॉइस पॉल्यूशन, जब क्या हो, एनवायरनमेंट में एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड आ जाए। जब बच्चों हमारे एनवायरनमेंट में एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड आ जाए तो उससे ही हम कहते हैं नॉइस पॉल्यूशन। जैसे कि आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, सभी लोग हॉर्न बजा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा जो माइंड है वहां पर उस साउंड को सुन के क्या होता है, हमें गुस्सा आने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, टेंशन होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अनवांटेड साउंड है और काफी ज्यादा अमाउंट में आ रहा है, तो वो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। तो अब ये जो नॉइस पॉल्यूशन होता है इसके कारण क्या बीमारियां हो सकती हैं? तो बच्चों उसके कारण लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और मेनी मोर डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो हमें नॉइस पॉल्यूशन से बचना चाहिए, हमें कम से कम आवाज प्रोड्यूस करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी ये बोलना चाहिए कि वो साउंड पॉल्यूशन ना करें, वो नॉइस पॉल्यूशन ना करें। ठीक है बच्चों, तो ये था पॉल्यूशन के बारे में। अब बच्चों हमने साउंड के बारे में पढ़ लिया, साउंड क्या होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे प्रोपेगेट होता है और साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी। बच्चों अब इतना सब पढ़ लिया, अब अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें हम बिना सुने भी सुन सकते हैं, सर इसका क्या मतलब है बिना सुने भी सुन सकते हैं? तो बच्चों ये देखिए, इस पिक्चर को आप बिना सुने भी सुन सकते हैं। तो बच्चों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस पिक्चर को बिना सुने कौन क्या समझ पा रहा है, क्या सुन पा रहा है, आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर साउंड पर, जहां पर हमने उसको डिस्कस किया डिटेल में, आपको क्वेश्चन भी दिया है मैंने आपको, आप उसको सॉल्व करिए, कमेंट करके बताइए और पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।